हेलो फ्रेंड्स, चलिए हमने क्या है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, हमने वर्गीकरण पढ़ा था। ठीक है, तो वर्गीकरण का हमने क्या अब तक कितना लेक्चर पढ़ चुका है? हम लोग अब तक 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि वर्गीकरण का आधार क्या है। तो वर्गीकरण की जो आधार होती है, सबसे खास बात ये होता है कि यहाँ पे जो प्राणी होते हैं, तो प्राणी में जैसे उनका पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, शरीर का संगठन हो गया, फिर इसका परिसंचरण तंत्र हो गया, फिर इसका हम कह सकते हैं बॉडी के बाहर का जो संगठन है, वो सब चीजों के हिसाब से क्या है, प्राणियों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, क्या किया गया? प्राणियों को वर्गीकृत किया गया। प्राणियों को कैसे वर्गीकृत किया गया? तो प्राणियों को उनके क्या है, सिमेट्री के हिसाब से उनको क्या अलग अलग तरीकों से उनको क्या किया गया, उनको बांट दिया गया है। ठीक है, या हम कह सकते हैं उनकी शारीरिक संगठन, जैसे कोशिकीय संगठन हो सकता है या उत्तकीय संगठन हो सकता है। तो कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, हमारी आंखों से, नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी उनमें उत्तक का अभाव होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी, हम पोरीफेरा प्राणियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पेरीफेरा जो प्राणी होते हैं, तो संसार के ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें उत्तक नहीं पाया जाता है। तो उनमें क्या होता है, उनमें कोशिकीय संगठन पाया जाता है। होते तो बहुकोशिकीय प्राणी है, बड़े बड़े पाए जाते हैं, हमारी आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें उत्तक का भाव होता है। मतलब उनकी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ करके क्या करती है, शरीर का निर्माण तो कर देती हैं, लेकिन उनमें जैसे श्वसन तंत्र, गमन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, इनमें कोई विशेष प्रकार की संरचना नहीं पाई जाती है। ठीक है, आते हैं क्या है, हम आते हैं संगठन के स्तर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताया गया जानवर कोशिकीय संगठन के विभिन्न स्तरों को प्रदर्शित करता है। क्या करते हैं, ये विभिन्न स्तर को क्या करेंगे, ये प्रदर्शित करते हैं, जो उनके विविध विकासवादी पथों को दर्शाते हैं। कुछ जैसे पोरीफेरा फाइलम में ढीले, उनमें कहते हैं जो ढीले कोशिकीय द्रव्यमान प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जटिलता में आगे बढ़ते हुए कोएलेटरल फाइलम में, ठीक है, जीव उत्तक स्तरीय संगठन, मतलब कि जो सबसे खास बात है कि यहाँ पे प्राणियों को क्या है, संगठन के हिसाब से 2 भागों में बांटा गया है, कोशिकीय संगठन और उत्तकीय संगठन कहा गया। जिसके शरीर का पूरा क्या संगठन कोशिका के आधार पे है। किसके आधार पे है? कोशिका के आधार पे है, तो उसे क्या कहा गया, उसे कोशिकीय संगठन कहा गया। और जिस प्राणी को क्या है, उत्तक के हिसाब से किया गया, तो उसे उत्तकीय संगठन कहा गया। और उत्तक वाले में जितने प्राणी का विकास हुआ है, उनमें श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, गमन तंत्र, सभी तंत्र विकसित होते हैं। ठीक है, और जो क्या, जो कोशिकीय संगठन होता है, तो कोशिकीय संगठन में क्या होता है, उनमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, गमन तंत्र, ये सब तंत्र क्या होते हैं, उनमें अनुपस्थित होते हैं। क्या हो गया, ये तंत्र सब अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्या, समरूपता आते हैं। तो समरूपता क्या होता है, तो समरूपता के आधार पर जानवरों को वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, जैसे स्पंज अधिकतर असममित होते हैं, यानी केंद्र से गुजरने वाली कोई भी विमान उन्हें बराबर आधे भागों में विभाजित नहीं कर सकती है। तो समरूपता क्या है, तो समरूपता किसी पे किया जाए, जब प्राणी को क्या है, जब बीच से काटा जाए तो 2 बराबर भागों में विभाजित न हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें समरूपता कहा जाता है। तो समरूपता क्या होता है, तो समरूपता का मतलब होता है क्या, कुछ ऐसे स्पंज होते हैं यदि जिसको हम बीच से काटे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, बीच से डिवाइड नहीं होते, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें असममित कहा जाता है। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें असममित कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्या, रेडियल समरूपता आते हैं। रेडियल समरूपता पूछता क्या है, जब शरीर के केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाला कोई तल जीवों को 2 समान हिस्सों में क्या करता हो, विभाजित कर देता हो। रेडियल समरूपता वाला, रेडियल समरूपता से जब किसी प्राणी को जब बीच से उसको काटे तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाए। मतलब जब किसी प्राणी को जब हम बराबर से काटे तो क्या हो जाए, वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे रेडियल समरूपता कहा जाता है। रेडियल समरूपता मतलब होता क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जब जिसमें किसी प्राणी को जब हम बीच से उसको डिवाइड करें तो 2 बराबर भागों में क्या हो जाए, वो बढ़ जाए, तो उसे क्या कहेंगे, उसे रेडियल समरूपता कहा जाता है। ठीक है, और द्विपक्षीय सममिति क्या होती है, तो द्विपक्षीय सममिति में होता क्या है, जब किसी प्राणी को हम काटे तो उसका दायां और दोनों बायां भाग क्या हो जाए, बराबर हिस्सों में क्या हो जाए, बढ़ जाए। मतलब कि यहाँ पर शरीर को केवल एक ही तल में समान बाएं और दाएं हिस्सों में क्या है, विभाजित किया जा सकता है। द्विपक्षीय समरूपता है, मतलब उसको काटेंगे तो दायां बायां 2 बराबर भागों में क्या हो जाए, वो बढ़ जाता है।
खाली दाएं और बाएं भागों में बटेंगे, अब बराबर नहीं बटेंगे। ठीक है, आते क्या है डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक आते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में होता है क्या, एक ऐसा प्राणी जब उसके भ्रूण के जब परिवर्तन का विकास हो, जब वो भ्रूणी अवस्था में था तो वहां पे क्या उसके शरीर के बाहरी हिस्सों में क्या हो जाए एक्टोडर्म और एंडोडर्म नामक दो परतों का निर्माण होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे डिप्लोब्लास्टिक कहा जाएगा। डिप्लोब्लास्टिक मतलब जब प्राणी के शरीर का जब विकास हो रहा था तो उस दौरान उसके शरीर में दो परत का निर्माण हो, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों का विकास हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक कहा जाएगा। ठीक है, और दूसरे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब जहाँ पे क्या है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म ये तीनों परतें पाई जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब जहाँ पे तीनों परत का निर्माण हो, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, यदि तीनों परत का निर्माण हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाएगा। और दो परत बनाया तो उसे डिप्लोब्लास्टिक कहा जाएगा, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो परत पाई गई शरीर के बाहर। परत शरीर में जो परत होती है यदि उनमें क्या तीन परत पाया गया, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तो उसे कहा जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाएगा। यदि शरीर में पाया गया दो परत एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाया गया तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है कि जो एक्टोडर्म होती है सबसे बाहरी परत होती है और एंडोडर्म में क्या होती है सबसे अंदर परत, ये जो परत होता है बाहर पर, ये जो हमारे पास जो व्हाइट वाला परत है, ठीक है, जो व्हाइट वाला इधर वाला भाग इसे बोलेंगे एक्टोडर्म, सबसे बाहरी भाग है ये एक्टोडर्म है। ठीक है, और ये जो हमारे पास व्हाइट वाला भाग है इसे बोलेंगे एंडोडर्म बोलेंगे, और जो हमारे पास ये कलरफुल भाग है तो इसको बोलेंगे मेसोडर्म कहा जाता है। ठीक है, तो इस वाले भाग को मेसोडर्म, सबसे बाहरी भाग को एक्टोडर्म, और इस व्हाइट वाले भाग को क्या बोलेंगे, इसे एंडोडर्म कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, एंडोडर्म कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं सीलोम आते हैं, तो सीलोम क्या होता है, तो सीलोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के हिसाब से क्या है इनको अनेकों भागों में इसको बांट सकते हैं। ठीक है, तो जानवरों का वर्गीकरण अक्सर सीलोम की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित होता है। ठीक है, जो एक महत्वपूर्ण शारीरिक विशेषता होती है। ठीक है, और सीलोम मेसोडर्म द्वारा क्या है पंक्तिबद्ध एक तरल पदार्थ से भरी गुहा होती है, शरीर की दीवार और आंत की दीवार के क्या होती है बीच में ये मौजूद होती है। ठीक है, मतलब कि इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के हिसाब से प्राणी कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या है सिलोमेट्स होता है। ठीक है, सिलोमेट क्या होता है, तो सिलोमेट का मतलब होता है क्या, सिलोमेट के रूप में वर्गीकृत जानवरों में सिलोम होती है जो मेसोडर्म द्वारा पंक्तिबद्ध एक अलग गुहा होती है, मतलब कि सिलोम द्वारा क्या होती है इनमें एक अलग सी गुहा पाई जाती है। ठीक है, जैसे एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा और हेमिकारिटा कार्डेटा होते हैं। मतलब कि जो सिलोमेट्स होता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे जो सिलोमेट्स होते हैं यहाँ पे इस चित्र को दिखाया गया है, जो सिलोमेट्स होता है तो इस भाग को दिखाया गया है। ठीक है, इस वाले भाग को, और इसके बाद जो स्यूडोसिलोमेट होता है तो स्यूडोसिलोमेट क्या होता है, स्यूडोसिलोमेट एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में पाई जाती है। ये कहाँ पाई गई थी, ये पाया गया था एक अलग गुहा का यहाँ पे निर्माण किया गया था। ठीक है, यहाँ पे एक अलग गुहा का निर्माण किया गया था, लेकिन जो स्यूडोसिलोमेट होती है या स्यूडोसिलोमेट एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाई जाती है। ठीक है, ये पाउच प्रदर्शित करते हैं, हालांकि परिणामी गुहा पूरी तरह से क्या होती है मेसोडर्म द्वारा पंक्तिबद्ध नहीं हो पाता, मतलब कि जो होता है जो ये सिलोमेट्स होता है। ठीक है, और जो स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं तो जो स्यूडोसिलोमेट्स होता है पूरी तरीके से क्या है ये पंक्तिबद्ध ये नहीं हो पाया है। ठीक है, और जो ये सिलोमेट्स होता है तो क्या होते हैं ये सिलोमेट्स में क्या है कोई लोम की कमी होती है, इनमें क्या होता है इनमें सिलोम की क्या होती है इनमें कमी होती है, जिसका अर्थ होता है कि उनमें मेसोडर्म द्वारा पंक्तिबद्ध तरल पदार्थ से भरी गुहा नहीं होती, मतलब कि ये जो भाग नहीं होता है इस भाग में कोई भी विशेष प्रकार की तरल भाग भरा नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं क्या सेगमेंटेड आते हैं, मतलब विभक्तिकरण। विभक्तिकरण कुछ क्या है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर पे क्या पाए जाते हैं छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं, तो शरीर पे उपस्थित छोटे छोटे खंडों को क्या कहा जाता है उसे विभक्तिकरण कहा जाता है। इसमें जैसे हम बात करें जैसे ग्रासहॉपर हो सकता है, टिड्डा हो सकता है, ठीक है,
इसके बाद केचुआ हो सकता है, गोजर हो सकता है, ठीक है, फिर इसका जोंक हो सकता है, तितली हो सकती है, बिच्छू हो सकता है। तो इनके सभी क्या होते हैं, छोटे छोटे खंड बने होते हैं। इनकी शरीर क्या होती है, छोटे छोटे भागों में क्या होती है, डिवाइड होती है। जिनकी भाग छोटे छोटे भागों में क्या हो, डिवाइड होते हैं, उसे क्या बोलेंगे, उसे विभक्तिकरण कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्या, पृष्ठदंड आते हैं। तो पृष्ठदंड क्या होता है, तो पृष्ठदंड हमेशा कहाँ पाई जाती है, ये कशेरुकी प्राणियों में पाए जाते हैं। पृष्ठदंड कहाँ पाई जाती है, तो पृष्ठदंड हमेशा कशेरुकी प्राणियों में देखने को मिलता है। तो पृष्ठदंड हमेशा कशेरुकी प्राणियों में देखने को मिलता है, या हम कह सकते हैं कार्डियट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो पृष्ठदंड हमेशा क्या है, रीढ़ की हड्डी वाले प्राणियों में देखने को मिलते हैं। यह रीढ़ की हड्डी के अंदर एक मांसल जैसी संरचना होती है, ठीक है। इस वाले भाग को कहा जाता है, ये जो भाग नहीं हमारे पास है, इस भाग को क्या बोलते हैं, इसी बोलते हैं नोटोकार्ड कहा जाता है। और नोटोकार्ड हमेशा क्या होते हैं, ये कार्डेट सेक्शन से पाए जाते हैं, और नॉन कार्डेट में क्या होते हैं, ये अनुपस्थित होते हैं। और इन्हें भ्रूण का क्या कहते हैं, इन्हें भ्रूण का कंकाल के नाम से भी जानते हैं। नोटोकार्ड को भ्रूण का कंकाल कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो पशु थे, जो जंतु थे, जंतुओं को क्या है, ये 10 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे पोरीफेरा, श्रिंकटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, फिर इसके बाद एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकार्डियोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा, इतने भागों में इसको क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनमें जो जंतु थे, ये देखा, जंतु क्या होते हैं, बहुकोषीय होते हैं। तो बहुकोषीय जो प्राणी होते हैं, 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा गया कोशिकीय स्तर और दूसरे कहा गया उत्तकीय स्तर, ठीक है। जो उत्तकीय स्तर था उसको 2 भागों में बांटा गया, बायलैटरल और रेडियल। अब बायलैटरल को 3 भागों में बांटा गया, मतलब कि ए सिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट्स था। और सिलुलर जो कोशिकीय स्तर था, इसको 1 भागों, खाली पोरीफेरा में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। फिर आते हैं क्या, गैर कार्डेट्स आते हैं। तो गैर कार्डेट्स का मतलब होता है कि ऐसे प्राणी जिनमें क्या है, हड्डियां नहीं पाई जाती, मतलब कि अस्थि उपास्थि, इनका क्या होता है, इनमें इनका अभाव होता है। और साथ साथ इनमें नोटोकार्ड्स भी नहीं पाया जाता, मतलब मेरुदंड, ये सब चीजें क्या होती है, इनमें अनुपस्थित होता है, मतलब इन चीजों का इनके पास अभाव होती है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, ये प्राणी क्या होते हैं, इससे समुद्री हो सकते हैं, या चाहे गीले स्थानों पर, या चीन में पाया जाता है। मतलब इनमें देखा जाए तो इनमें वाह्य कंकाल देखने को मिलता है। इनमें क्या मिलेगा, इनमें वाह्य कंकाल क्या होता है, इनमें पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे नॉन कार्डेट, जैसे हम स्टार फिश की बात कर रहे थे, तारा मछली की बात कर रहे थे, केचुआ की बात कर रहे थे, और जेली फिश की बात कर रहे थे, सी अर्चन की, ठीक है, स्पंज हो गया, इसके बाद लोबस्टर्स हो गया, ठीक है। इन प्राणियों की बात हो रही थी। अब आते हैं अकशेरुकीय प्राणियों के कुछ हम लक्षण आते हैं। तो ये अकशेरुकीय प्राणियों में क्या पाई जाती है, समरूपताएं पाई जाती है। समरूपताएं का मतलब क्या होता है कि इनकी भी बॉडी का जैसे रेडियल सिमेट्री, द्विपक्षीय और द्विरेडियल सिमेट्री भी क्या इनमें पाई भी जा सकती है और नहीं भी पाई जा सकती है। और इनका जो आकार होता है, तो आकार के हिसाब से भी क्या होता है, इनको अलग कर सकते हैं। जैसे कुछ प्राणी छोटे होते हैं और कुछ प्राणी इनके पास क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। और जैसे आपने देखा होगा, जैसे मोलस्का संघ में जो ऑक्टोपस होता है, मोलस्का संघ में ऑक्टोपस विश्व का सबसे बड़ा अकशेरुकीय प्राणी माना जाता है, जिसका वजन लगभग 80 टन माना गया है, ठीक है। ऑक्टोपस का वजन लगभग 80 टन माना गया है, और विश्व का सबसे बड़ा अकशेरुकीय प्राणी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, यह विश्व का सबसे बड़ा अकशेरुकीय ये प्राणी होते हैं, ठीक है। आगे हम प्रजनन की बात करें, जनन या प्रजनन की, तो क्या होता है, ये प्राणियों में दोनों हो सकता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों पाए जा सकते हैं। तो प्राणियों में क्या होता है, तो प्राणियों में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, उनमें क्या है, दोनों देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, यदि आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है।